फर्स्ट BCA के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम हो। पिछले हफ्ते रसप्रिया नामक कहानी के कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का परिचय मैंने कराया है। तो आज रसप्रिया कहानी की शुरुआत मैं करने वाली हूँ। सभी ध्यान से अपना किताब खोल के रखिए और ध्यान से सुनिए। कहानी का नाम रसप्रिया। दूध में पड़े कीमती पत्थर को देखकर जौहरी की आंखों में एक नई झलक झिलमिला गई। अपरूप रूप। चरवाहा मोहन चौड़ा को देखते ही पंचकोड़ी मृदंगिया के मुंह से निकल पड़ा अपरूप रूप। तो दूर में एक पत्थर पड़ा है, उसे देखकर उस पत्थर की कीमत सिर्फ जौहरी ही पता लगा सकता है। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, हीरे की कीमत जौहरी जानता है, ठीक उसी प्रकार सोने की फर्क सुनहरी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कीमती पत्थर जो बहुत ही दूर पर है, लेकिन दूर से ही देखकर उसकी झलक किसे नजर आती है, यानी उसकी जगमगाहट उस पत्थर की तुरंत जौहरी की आंखों में उसकी चमक वो आ जाती है। तो जौहरी को उस पत्थर की कीमत पता चलती है। ठीक उसी प्रकार दूर से मोहन चौड़ा नामक एक लड़के को देखकर पंचकोड़ी मृदंगिया के मुंह से भी ऐसा ही एक अपरूप रूप नामक एक वाक्य निकल पड़ता है। यानी उस मोहना चौड़ा को देखकर भी जिस प्रकार कीमती पत्थर को देखते ही जौहरी को खुशी होती है, उसी प्रकार की खुशी यहाँ मोहना चौड़ा को देखकर मृदंगिया को हुआ। खेतों, मैदानों, बाग बगीचों और गाय बैलों के बीच चरवाहा मोहना की सुंदरता, मृदंगिया की क्षीण ज्योति आंखें सजल हो गई। तो किस प्रकार का वातावरण था, यानी खेत, मैदानों, बगीचों के प्रदेश में तो मोहना चौड़ा था। तो उस सुंदर वातावरण में मोहना की खूबसूरती और भी चार चांद लगाने के बराबर उसे उभर कर नजर आ रही थी। मोहना ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी उंगली तो रसप्रिया बजाते टेढ़ी हुई है ना? तो मोहना ने भी तुरंत पंचकोड़ी मृदंगिया को देखा। जैसे ही पंचकोड़ी को मोहना ने देखा, उसने बच्चा है, उसने तुरंत बोला होता है, बच्चे स्वभाव से बोले होते हैं, मासूम होते हैं। तो बोलेपन से उसने पंचकोड़ी से कहा कि तुम्हारा जो हाथ की उंगली है ना, वो रसप्रिया बजाते वक्त टेढ़ी हुई थी, सच है ना? उसने प्रश्न किया। बूढ़े मृदंगिया ने चौंकते हुए कहा, रसप्रिया? हाँ, नहीं। तुमने कहा सुना बे? तो एक बार तुरंत क्या हुआ, यानी उसका प्रश्न को सुनते ही पंचकोड़ी मृदंगिया चौंक पड़ता है, उसे आश्चर्य होता है, आखिर इस बच्चे को कैसे पता रसप्रिया बजाते वक्त मेरी उंगली टेढ़ी हुई थी? लेकिन ये सिर्फ मैं जानता हूँ, नहीं तो कोई खास व्यक्ति ही जानता है मेरे बारे में। लेकिन ये तो बालक बहुत छोटा सा है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात जो मेरी रहस्य है, उसे कैसे जानता है? तुरंत उसने कहा कि तुम्हें ये बात किसने बताई, तुम्हें कैसे पता है? बेटा कहते कहते वह रुक गया। परमानपुर में उस बार एक ब्राह्मण के लड़के को उसने प्यार से बेटा कह दिया था। सारे गांव के लड़कों ने उसे घेर कर मारपीट की तैयारी की थी। बहरदार होकर ब्राह्मण के बच्चे को बेटा कहेगा, मारो साले बुड्ढे को घेर कर मृदंग फोड़ दो। तो एक बार क्या हुआ, यानी यहाँ पंचकोड़ी मृदंगिया ने मोहना को बेटा कह के संबोधित करने को चाहा। जैसे उसने बेटा का, तुरंत वहां बात काटी और मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गया। इसमें एक वजह थी क्या, यानी एक बार क्या हुआ था, परमानुपुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण के छोटे से बालक को प्यार से बेटा कहा था पंचकोड़ी में, यानी मृदंगिया ने। तो उस बार क्या हुआ था ना, ब्राह्मण यानी उच्च कुल के होते हैं। पहले जब हम लोगों ने वर्ण नीति की जो भेद था हमारे भारत में, तो तब ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा औहदा या दर्जा दिया गया था। तो उन ब्राह्मणों को सबसे महान या सबसे पवित्र माना जाता था। तो यहाँ ब्राह्मण के
जाते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार बहरदार नामक एक इस नीच कुल में एक भेद आता है। तो उस कुल के होकर तुमने कैसे जुर्रत की इस बच्चे को यानी ब्राह्मण को तुमने बेटा कहा। तो सभी ने उसे बहुत ही मारा और उसके मृदंग जो बजाने की सामग्री थी उसके पास वाद्य का, उसे भी फोड़ दिया। मृदंगिया ने हंसकर कहा था, अच्छा इस बार माफ कर दो सरकार, अब से आप लोगों को बाप ही कहूंगा। तो मृदंगिया ने माफी मांगी, लेकिन माफी मांगते हुए उसने वहां मजाक की बात क्या की, यानी इस बार मुझे माफ करो सरकार, अगली बार मैं अवश्य आप लोगों को सभी बाप ही बुलाऊंगा। बच्चे खुश हो गए थे। एक 2-2.5 साल के नन्हे बालक की टुट्टी पकड़कर वह बोला था, क्यों टीके ना बाप जी। तो बच्चों को बहुत ही उनका खुशी का पारा ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मजाक में ऐसा ही किया था पंचकोड़ी मृदंगिया ने। आज से मैं बड़े छोटे कुछ कोई भी हो, मैं आज से ब्राह्मणों को बाप कहूंगा, बेटा नहीं कहूंगा। छोटे बालों को बाप कहना पता है, मजाक ही होगा। लेकिन यहाँ 2-2.5 साल के बच्चे को 2-2.5 साल यानी 2.5 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, तो उस साल के बच्चे की टुटी पकड़कर उसकी खिंचवाई करके उसने मजाक किया था कि क्या बाबूजी मैं सही कह रहा हूं ना। बच्चे टटाकर हंस पड़े थे, लेकिन इस घटना के बाद फिर कभी उसने किसी बच्चे को बेटा कहने की हिम्मत नहीं की थी। मोहना को देखकर बार-बार बेटा कहने की इच्छा होती है। तो उस घटना यानी परमाणुपुर में जो घटना हुई थी उसके बाद जो मारपीट हुई थी उसके बाद आहत होकर मृदंगिया ने कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि किसी को बेटा कहने की। लेकिन मोहना को देखते ही उनके मुंह से बेटा निकल पड़ता है वो शब्द, और बेटे कहने की इच्छा भी जागृत होती है, लेकिन फिर भी डर के मारे वो चुप रह जाते हैं। रसप्रिया की बात किसने बताई तुमसे, बोलो बेटा। 10-12 साल का मोहना भी जानता है पंचकौड़ी अध पगला है, कौन इससे पार पाए। उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। तो रसप्रिया की बारे में तुम्हें किसने ये बात बताई, जो कि मैंने रसप्रिया बजाते वक्त मेरे हाथ की उंगली टेढ़ी हुई है, किसने बताया तुम्हें बेटा, यहाँ से पूछा। तो तुरंत मोहना को भी पता चला कि यानी सभी गांव वाले जानते थे अध पगला है, तो मोहना को भी पता था पंचकोड़ी मृदंगिया यानी अध पगला एक व्यक्ति है, तो इससे कैसे बात जाए। ठीक उसी प्रकार उसने दूर मैदान में चरते हुए अपने बैलों की ओर देखा। दूर मैदान पर गाय चराने के लिए, बैलों को चराने के लिए आया था मोहना, तो दूर जो मैदान में चर रहे अपने बैलों को देखकर वो वहां से निकल पड़ता है। मृदंगिया कमलपुर के बाबू लोगों के यहाँ जा रहा था। कमलपुर के नंदू बाबू के घराने में अब भी मृदंगिया को 4 मीठी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो मृदंगिया कमलपुर के नंदू बाबू के यहाँ जा रहा था, यानी वहाँ कुछ काम था इसलिए वहाँ जा रहे थे। नंदू बाबू के घराने में आज भी मृदंगिया का बहुत ही आदर सत्कार होता है, उसके बारे में 4 मीठी बोली ही सुनने को मिलती है उनके मुंह से। 1-2 जुग भोजन तो बंधा हुआ ही, कभी कभी रस चर्चा भी यही आकर सुनता वह। तो वहां जाकर खाना पीना सब कुछ होता, चाय पानी पूछते थे और ये खाता पीता भी था। ठीक उसी प्रकार रस के बारे में कुछ चर्चा भी चल जाती, यानी महफिल जमाते थे और रसप्रिया के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा होती थी। 2 साल के बाद वह इस इलाके में आया है। दुनिया बहुत जल्दी बदल रही है। आज सुबह शोभा मिश्र के छोटे लड़के ने साफ कह दिया, तुम जी रहे हो या तेतराही कर रहे हो मृदंगिया। तो 2 साल के बाद नंदू बाबू के यहाँ परमाणुपुर गांव में नंदू बाबू के यहाँ वो आए थे। 2 साल में तो दुनिया बदल जाती है। 2 साल क्यों, आज हम लोगों ने जो जगह देखी है, एक 2-3 महीने के बाद अगर उस जगह में वापस जाएंगे, यानी 2-3 महीने वहां हम लोग गए नहीं, उसके बाद उस जगह जाओगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि बहुत ही वहां बदलावट हो चुकी होगी। ठीक उसी प्रकार 2 साल में तो बहुत कुछ बदल जाता है, तो यहाँ भी 2 साल में बहुत कुछ बदल गया था। तो वही एक शोभा मिश्र का एक उल्लेख आया। शोभा मिश्र के छोटे लड़के ने साफ कह दिया कि क्या तुम कुछ काम भी करते हो या सिर्फ तेतराही कर रहे हो। हाँ, यह
जीना भी कोई जीना है, निर्जलता है, निर्लज्जता है और तेतराई की भी सीमा होती है। 15 साल से वह गले में मृदंग लटकाकर गांव-गांव घूमता है, भीख मांगता है। तो यहाँ क्या हुआ, उसने पूछा था शोभा मिश्र के बेटे ने, तुम काम भी करते हो या सिर्फ तेतराई करते हो? तो यहाँ उत्तर देते हुए मृदंगिया कहते हैं कि ये जीना भी कोई इसे जीना कहते हैं, कैसा जीवन है ये, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक जमाना था मृदंगिया का वाहवाही हो जाती थी हर कहीं, लेकिन आज थोड़ी बहुत उम्र हो चुकी है, उम्र के साथ साथ गला भी खराब होता है और जो शौहरत हम लोग युवावस्था में हासिल करते हैं वो वृद्धावस्था में हमारे पास हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ विद्यापति के साथ भी कुछ मृदंगिया को भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ 15 साल से वो गले में मृदंग लटका कर ही रसप्रिया बजाते हुए अपना पेट पाल रहा था। 15 साल से, 1-2 साल से नहीं बल्कि 15 साल से। लेकिन दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली मृदंग पर बैठती ही नहीं है, मृदंग क्या बजाएगा? तो हाँ उत्तर में क्या मिलता है, यानी दाहिने हाथ की टेढ़ी उंगली, दाहिना यानी राइट हैंड, इस दाएं हाथ की टेढ़ी उंगली जो है ना, ये रसप्रिया बजाते वक्त इस उंगली का इस्तेमाल होता है, तो वो ही उंगली टेढ़ी हो चुकी है। टेढ़ी होना यानी मुड़ गई है। कभी कभार क्या होता है, इसकी हड्डी टूटी हुई हो तो ठीक से ऐसी सीधी खड़ी नहीं होती, वो टेढ़ी हो जाती है, तो वैसी ही हुई है। तो टेढ़ी उंगली के साथ रसप्रिया बजाना नामुमकिन है, तो ऐसी अवस्था में मृदंग कैसे बजा सकता है? अब तो धातिंग भी बड़ी मुश्किल से बजाता है। तो सभी कहते हैं कि वहाँ अब तो सिर्फ उससे धातिंग एक स्वर भी बहुत ही मुश्किल से वो बजा रहा है। अतिरिक्त गांजा भांग सेवन से गले की आवाज विकृत हो गई है, किंतु मृदंग बजाते समय विद्यापति की पदावली गाने की वह चेष्टा अवश्य करेगा। गांजा या भांग का सेवन, नशीला पदार्थ, भांग यानी होली के त्योहार पर एक नशीले पदार्थ के रस को पानी में डालकर या कुछ क्या कहते हैं ठंडाई में डालकर पिया जाता है, तो उसे भांग कहते हैं। तो उस भांग का सेवन से गला खराब हो चुका है और एक तो उंगली भी टेढ़ी है, तो रसप्रिया बजाना भी नामुमकिन है और गला भी खराब है। लेकिन फिर भी विद्यापति के पदों को गाने की चेष्टा अवश्य वो आज भी करते हैं। फूटी बाती से जैसी आवाज निकलती है वैसी ही आवाज सोया सोया ऐसी वो निकलती है, यानी सुर में नहीं गाता है, बेसुराई सही, लेकिन वो गाने के प्रयास करता है। 15-20 साल पहले एक विद्यापति नाम की थोड़ी पूछ हो जाती थी। शादी ब्याह, यज्ञ, उपनयन, मुंडन छेदन आदि शुभ कार्यों में विद्यापतिया मंडली की बुलावट होती थी, यानी पंचकोड़ी मृदंगिया की एक मंडली थी रसप्रिया बजाने वाली, वो उसका नाम है विद्यापति मंडली। तो उस मंडली को शादी ब्याह हो सकती, किसी की शादी में, उपनयन, मुंडन संस्कारों में, छोटे मोटे कुछ भी कार्यक्रमों में उनको न्योता दिया जाता था, यानी पदावली गाने के लिए। पंचकोड़ी मृदंगिया को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, वह अधपगला है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे पंचकोड़ी मृदंगिया का भी एक जमाना था। तो पंचकोड़ी मृदंगिया का नाम सुनते ही सभी को एक बात या एक विचार उनके मुंह से आता है कि उसे कौन नहीं जानता है, क्योंकि एक जमाने में जब उसका गला सही था, उसकी उंगली ठीक ठाक थी, तो अच्छा मृदंग बजाता था, अच्छा विद्यापति की पदावली गाते थे, तो अच्छा नाम कमाया था उसने, इसलिए सभी उसके बारे में जानते थे। लेकिन आज सभी वही लोगों के मुंह से सुनने को यही मिलेगा कि पंचकोड़ी मृदंगिया तो अधपगला है, यानी आधा पागल हो चुका है। इस जमाने में मोहना जैसा लड़का भी है, सुंदर, सलोना और सुरीला, रसप्रिया गाने का आग्रह करता है। एक रसप्रिया गाउना मृदंगिया, तो इस जमाने का एक लड़का जो कि मैंने पहले उल्लेख किया था 10-12 साल का मोहना चौड़ा, वो अब मिला है पंचकोड़ी मृदंगिया को, तो वो आग्रह करता है कि मृदंगिया से एक बार तो विद्यापति के कुछ पदों को गाकर सुनाओ, मुझे बहुत ही आशा हो रही है तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। रसप्रिया सुनोगे? अच्छा सुनाऊंगा, पहले बताओ किसने? तो तुरंत पंच
पंचकोड़ी मृदंगिया ने कहा, तुम्हें मेरे मुंह से रसप्रिया सुननी है, तुरंत मैं सुनाने के लिए तैयार हूँ, मैं बजाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा कि मेरे बारे में, यानी मेरी जो उंगली है ना वो टेढ़ी हुई है बजाते वक्त, किसने बताया था वो मुझे पहले बताओ। तो तुरंत क्या होता है, यानी मोहना बैल भागो, एक चरवाहा चिल्लाया, रे मोहना पीठ की चंडी उधेड़ेगा करमू। तो बैलों को चरवाने के लिए वो बाग में आया था, यानी उस मैदान में आया था। तो तुरंत क्या होता है, यानी करमू आता है, करमू यानी उसका कोई मालिक होगा, उसका नाम सुनते ही मोहना वहां से भाग जाता है। अरे बाप, मोहना भागा, कल ही करमू ने उसे बुरी तरह पीटा था। दोनों बैलों को हरे भरे पाट के पौधों की महक खींच ली जाती है, बार बार कटमिट्टा पाट। पंचकोड़ी ने पुकार कर कहा, मैं यहीं पेड़ की छाया में बैठता हूँ, तुम बैल हाँक कर लौटो, रसप्रिया नहीं सुनोगे। मोहना जा रहा था, उसने उलट कर देखा भी नहीं। तो करमू ने दो दिन पहले ही मोहना की खूब पिटाई की थी, मोहना को बहुत ही मारा था, क्योंकि बैलों को चराते वक्त क्या होता है, करमू का जो खेत है वहाँ वो हरे हरे घास को देखकर खींचे चले जाते हैं और वहाँ उसका खेत खराब करते हैं खाकर, तो इसलिए 2 दिन पहले इसे मार मिला था। तो अब करमू का नाम सुनते ही करमू को दूर से देखकर ये भाग जाता है बैलों को लेकर। तो तुरंत पंचकोड़ी मृदंगिया कहते हैं कि अब तुम बैलों को हाँक कर वापस से जैसे आओगे, मैं यहाँ प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे लिए, पेड़ के नीचे इस छाया के नीचे में बैठा हूँ, तुम्हें रसप्रिया सुनना है ना मेरे मुंह से, तो वापस आओ। लेकिन वो उलट कर या पलट कर भी देखता नहीं है, यानी पीछे मुड़कर नहीं देखता। रसप्रिया, विद्यापत नाच वाले रसप्रिया गाते थे, सहरसा के जोगेंद्र जाने एक बार विद्यापति के 12 पदों की एक पुस्तिका छपाई थी, मेले में खूब बिक्री हुई थी रसप्रिया पोती की। विद्यापत नाच वालों ने गा गा कर जनप्रिया बना दिया था रसप्रिया को। तो विद्यापत नाच वाले जो मंडली होती है वो रसप्रिया गाते थे। ठीक उसी प्रकार जोगेंद्र जा नामक एक व्यक्ति ने विद्यापत के 12 पदों की एक पुस्तिका को यानी किताब को छपवाया था, जिसकी खूब बिक्री हुई थी, यानी बहुत ही बिकती है वो किताब। ठीक उसी प्रकार विद्यापत नाच वाले गा गा कर उस रसप्रिया को और भी उन्होंने लोकप्रिय बना दिया था। खेत के आल पर जर जामुन की छाया में पंचकोड़ी मृदंगिया बैठा हुआ है, मोहना की राह देख रहा है। जेठ की चढ़ती दोपहरी में खेतों में काम करने वाले भी अब गीत नहीं गाते, कुछ दिनों के बाद कोयल भी कूकनी भूल जाएगी क्या। तो यहाँ क्या हुआ है, खेत में अब जेठ का महीना यानी सावन के बाद में आने वाला महीना, थोड़ी बहुत गर्मी के महीने, तो बहुत ही गर्मी अधिक बढ़ती है, सूर्य का ताप बहुत ही अधिक रहता है। तो इस दौरान खेत में काम करने वाले भी गाना नहीं गाते। पहले जमाने खेत में सब काम करते वक्त, बीज बोते वक्त या कटाव के वक्त सब गाया जाता था, सुग्गी गीत या जानपद गीतों का उल्लेख वहां से आया था। तो इस बार यानी जेठ के महीने में काम करने वाले ही गाना नहीं गाते, तो ये कैसे गा सकते हैं। लेकिन फिर भी उस जर जामुन की छाया में, यानी जामुन का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर मोहना की प्रतीक्षा वो कर रहा था। ऐसे दोपहर में चुपचाप कैसे काम किया जाता है। 5 साल पहले तक लोगों के दिल में उल्लास बाकी थी। पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से एक खास किस्म की गंध निकलती थी। तो दोपहरी में चुपचाप सभी बैठे हैं, अपना अपना काम कर रहे थे, क्योंकि बहुत जेठ का महीना था। लेकिन वही सावन की वर्षा जब आती है, बरसात का महीना चल रहा था, तभी बहुत ही उल्लास था, काम करने के लिए बहुत ही एक उत्साह से काम करते थे। मौसम बहुत ही सुहाना सा था, अच्छा था, तो गाना गाते हुए अपना काम वो करते थे। लेकिन पहली वर्षा में भीगी हुई धरती के हरे भरे पौधों से खास किस्म की गंध निकलती थी। पहला सावन के बरसात की पहली बूंद जब टपकती है, धरती पर नीचे गिरती है, तो उसकी एक सौंधी महक उस मिट्टी की वो बाहर आती है, या हमें सूंघते वक्त उस मिट्टी की सौंधी महक होती है, बहुत ही खुशबूदार महक, उसका गंध निकलती है। तपती दोपहरी में मोम की
गाए जाते हैं। रिमझिम वर्षा में 12 मासा, चिलचिलाती धूप में बिरहा, चांचर और लगनी। यानी खेत में काम करने वाले गाने वाले गीत यहाँ दिया है। यानी पहले सब जनपद नामक गीतों का उल्लेख हुआ था। जनपद हाಡುವಂತ ಹಾಡುಗಳು, ठीक उसी प्रकार सुग्गी गीतेगಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, तो उसी प्रकार के गाने यहाँ खेत को बोते वक्त या काटते वक्त फसल को तब गाया जाता। तो यहाँ भी उस समय गाते थे, लेकिन जेठ के महीने में वही गाना वो बंद करते हैं। हारे हल जोते अलबाहा बैयारे, कुरुपे रे चलावे मजदूर, है ही पंते दनी मोरा है रुसली। तो ये 3 पदों का एक गाना जिसका अर्थ यहाँ दिया है। खेतों में काम करते हलवाओं और मजदूरों से कोई बिरही पूछ रहा है कातर स्वर में, उसकी रूठी हुई दनी को इस राह से जाते देखा है किसी ने। यानी खेत में काम करने वाले मजदूर से, जो कि हलवाई या क्या कहते हैं मजदूर रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने को आते हैं ना, यानी हमारे घर में सब उन्हें मजदूर कहते हैं, खेत में काम करने वाले। तो उनसे बिरही पूछ रहा है, बिरही यानी विरह व्यथा में तड़पने वाला एक इंसान पूछ रहा था कातर स्वर में, किसी के कातर प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा का स्वर, उसकी रूठी हुई दनी यानी उसकी रूठी हुई प्रेमिका यहाँ से गुजरी है, तुमने देखा है, गुस्से से गई है, आप लोगों ने देखा है उसे, वो पूछ रहा है। तो वही 3 पदों में उल्लेख है। अब तो दोपहरी निरस करती है, मानो किसी के पास एक शब्द भी नहीं रह गया। आसमान में चक्कर काटते हुए चील ने टिहकारी बरी, टीहिक मृदंगिया ने गाली दी शैतान। तो दोपहरी का वक्त था, दोपहरी के वक्त में आसमान में लंबी उड़ान भर रही थी एक चील यानी रणहद्दू कन्नड़ में कहते हैं, नहीं तो गरुड़ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, चील या गिद्ध कहते हैं हिंदी में। चील को गिद्ध भी कहा जाता है, वल्चर। तो इस प्रकार का एक पक्षी जो कि आसमान में लंबी उड़ान भर रही थी, वो अपने मुंह से कर्कश स्वर से वो टीही कर रही थी। तो तुरंत उसकी आवाज सुनकर मृदंगिया को बहुत ही गुस्सा आया। मृदंगिया ने गाली दी शैतान, यानी तुम शैतान हो, चुप करो, अपना गले से क्यों इतने बड़े स्वर में पाट रही हो, मुंह बंद करो, ऐसा उसने चेतावनी दी। उसको छोड़कर मोहना दूर भाग गया। वह आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहा है, जी करता है दौड़कर उसके पास चला जाए। दूर चलते हुए मवेशियों के झुंड की ओर बार बार वह बेकार होकर देखने की चेष्टा करता है, सब धुंधला। तो मोहना चौड़ा की प्रतीक्षा में बेचारे मृदंगिया बहुत समय से वही जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हैं, लेकिन मोहना का कोई आता पता ही नहीं है। इनको प्रतीक्षा करते करते इनका सबर का बांध टूटता है और एक बार मन चाहता है कि भागकर मोहना को गले से लगा ले और उसके सामने जाकर बैठे, लेकिन वो कर भी नहीं पाता क्योंकि आगे सिर्फ धुआं ही धुआं है, धुंधला धुंधला सा नजारा है। उनकी आंखों की रोशनी में बहुत क्षीण थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो आज के क्लास में मैं इतने में समाप्त करती हूँ। सभी को मेरा धन्यवाद।